जो दिल्ली पुलिस केंद्रीय सरकार के अधीन है, उसमें भी वही हालत है। ये न्यू नॉर्मल है। इस पर आप बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बातचीत कर सकते हैं। यूं कर सकते हैं कि भाई अब ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो गया है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं। ये व्यंग से भी परे हो चुका है ये मामला। सबको जग विदित है, इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार का जो इंपॉर्टेंट गृह मंत्रालय है, क्या उसे भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मीटिंग है, ये जो मुलाकात है प्रधानमंत्री के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार की आने वाली दिशा को दिखाएगी। कल ही मैंने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय आमने सामने हो गए थे। आमने सामने का तात्पर्य यह था कि नित्यानंद राय के मन में ये लड्डू फूट रहा था कि मेरे नाम की पर्ची आएगी, और बड़े दिनों से वो आस लगाए बैठे थे, उनके नाम की पर्ची नहीं आई और वो कहते हैं बंद कमरे में रोने तक लगे। विजय सिन्हा को भी लग रहा था कि मेरे नाम की पर्ची आ सकती है, नहीं आई। अब विजय सिन्हा जैसे नेता, उनकी क्या भूमिका होगी? अभी लोग तो कह रहे थे कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हो जाएंगे। स्टेट प्रेसिडेंट का क्या मतलब है? अभी अगले 5 साल तक बिहार में कुछ होना नहीं है, उस पद का कोई महत्व नहीं है। और आप सबको मालूम है कि अंततः संगठन जो है वो चलता है, केंद्रीय नेतृत्व के सहारे चलता है। तो उस अध्यक्ष को लेकर के मैं नहीं समझता हूं कि विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट से मान जाएंगे। जो मेरी राजनीतिक समझ है, वो लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। विजय सिन्हा बनना अगर चाहेंगे भी, तब भी वो शायद उनके ऊपर दबाव होगा कि आप सरकार में शामिल रहिए। ठीक है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, आपको कोई ना कोई कैबिनेट आपको लेना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि विजय सिन्हा भी कैबिनेट के चक्कर में होंगे। तो कैबिनेट में उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी उनके पास राजस्व था, भू राजस्व था, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अभी विजेंद्र यादव जी का बयान आया है, वो हालांकि बयान वो उन्होंने लालू यादव जी के रेफरेंस में दिया है कि नौकरी के बदले जो जमीन का घोटाला किया है, उस सब की जांच होगी। लेकिन भू राजस्व मंत्रालय किसे मिलता है, फाइनेंस किसे मिलता है, ये सब महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिन पर की बीजेपी की भी नजर होगी और जेडीयू की भी नजर होगी। तो ललन बाबू ने मुलाकात में क्या अपने तरफ से कोई पर्ची दे दी है या बता दिया है मौखिक रूप से कि आप प्रधानमंत्री को हमारी अपेक्षा, जनता दल यूनाइटेड की अपेक्षा क्या है, ये कम्युनिकेट कर दीजिएगा। हालांकि जब तक अमित बाबू नहीं आएंगे, अमित शाह जी नहीं आएंगे और अमित शाह और मोदी की मंत्रणा नहीं होगी, तब तक बिहार सरकार के कैबिनेट में मंत्री पद किनको मिलेगा, नंबर 1, और कितना मिलेगा, नंबर 2, और कौन कौन सा मिलेगा, ये तय नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कैबिनेट के एक एक व्यक्ति को देखेंगे, जानेंगे, पहचान जाएंगे, उसके बाद वो लिस्ट ओके करेंगे। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट बनाने जा रहे हैं, यह गलतफहमी हटा लीजिए। जो लोग कहते हैं कि बिहार सरकार दिल्ली से चलेगी, 100% सही कह रहे हैं। बिहार सरकार दिल्ली से ही चलेगी और उसमें इनके पास बहुत स्कोप नहीं है। हां, वो कहा जाएगा कि आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, आप जो कोई फैसला लेंगे उसको हम पलट देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन फैसला लेने के पहले अगर कोई ऐसा फैसला आप लेने जा रहे हैं, ऐसी फैसला कुछ करने जा रहे हैं जिसमें कि विवाद होने की संभावना हो, तो उसके बारे में आप संपर्क कर लें। तो इसलिए सम्राट जी को बार बार दिल्ली आना पड़ेगा, एक हॉटलाइन तैयार करके रखना पड़ेगा। हर काम के लिए तो नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण काम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और पीएमओ पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबके लिए पूरी व्यवस्था बनी हुई है। राजस्थान को पीएमओ में कौन सा मंत्री देख रहा है, पीएमओ में कौन सा अधिकारी देख रहा है, पता है सबको। महाराष्ट्र में कौन सा देख रहा है, महाराष्ट्र के लिए कौन है, गुजरात के लिए कौन है, उड़ीसा के लिए कौन है, हरियाणा के लिए कौन है, यूपी के लिए कौन है, सब है। तो तंत्र बहुत तगड़ा है पीएम मोदी जी का।
ऐसे नहीं, और वो हमेशा टीम 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 भाजपा टीम स्टेट के मुख्यमंत्रियों को वो टीम समझते हैं अपना। अच्छी बात है, यूनियन ऑफ स्टेट है, टीम समझना ही चाहिए प्रधानमंत्री को। अगर ये प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंस देते हैं अपने मुख्यमंत्री को तो बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस देने के बहाने नियंत्रण अधिक का एजेंडा है तो वो बुरी बात हो सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नियंत्रण करवाने में भी कोई आपत्ति नहीं है तो आपको हमें क्या आपत्ति हो सकती है साहब? हाँ, आपको और हमें यह आपत्ति हो सकती है कि उसका नुकसान ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि भाई सत्ता केंद्रित हो जाए। तो विकेंद्रीकरण जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है उससे ना समझौता हो जाए। सत्ता का अगर विकेंद्रीकरण ही नहीं रहा तो दिक्कत होगी। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। उसमें फिर क्या होगा कि इनकी दादागिरी चलेगी। तो अभी सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा आज के दिन से शुरू हो गई। कैसे कैसे? प्रधानमंत्री को भी साधना, अमित शाह जी को भी साधना, नीतीश कुमार को भी साधना, जेडीयू के जो बड़े नेता हैं ललन बाबू उनको भी साधना। संजय बाबू तो बेचारे हैं पार्टी में लेकिन अभी उनके खिलाफ ही बगावत शुरू हो गया है। अभी जेडीयू के बड़े बड़े नेता और खासतौर से चेतन आनंद के पिताजी वो कह रहे हैं, जो एमएलए हो चुके हैं, अब आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री थे तो कार्यकारी अध्यक्ष की आवश्यकता थी जेडीयू के पास, लेकिन अब तो नीतीश बाबू फ्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और आराम से पार्टी की पूरी कमान संभाल सकते हैं। तो आप समझ लीजिए आज जाए कल जाए परसों जाए पार्टी की पूरी कमान अब सीधे नीतीश कुमार के हाथ में होगी और जेडीयू के अंदर एक पावर स्ट्रगल इमर्ज करेगा। एक तो नई पीढ़ी जो दूसरी पीढ़ी ट्रांजिट हो रही है उसमें जो नीतीश बाबू के सुपुत्र हैं निशांत और उनकी पूरी टीम इमर्ज करेगी। क्या उनकी टीम को जेडीयू की कैबिनेट में जगह मिल पाता है? खबर है कि उनकी निशांत की जो चॉइस है, उनकी जो टीम है, उनको शायद नई कैबिनेट में जगह मिल जाए और अगर ये जगह मिल जाती है तो मान के चलिए कि नीतीश बाबू ने पावर का ट्रांजिशन कर दिया है विद इन द पार्टी टू। पार्टी के अंतर्गत भी उन्होंने पावर को शिफ्ट कर दिया है। अब बाकी सब जो हैं वो मार्गदर्शक मंडल के नेता हो जाएंगे। मार्गदर्शक मंडल के नेता रहेंगे, वो बने हुए रहेंगे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी है वो अब धीरे धीरे पार्टी को नर्चर करेगी, सत्ता में भी, सरकार में भी और संगठन में भी। जाहिर है युवा हैं, अगर वो सरकार में शामिल हैं तो उनकी ये नजर होगी कि हमारे काम को हमारे कार्यकर्ता जमीन तक ले जाएं, तो वो डायरेक्ट संगठन पर भी उनका प्रभाव होगा। तो अब ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं उनका अकोमोडेशन जेडीयू के अधीन कैसे होता है ये देखने वाली बात है। हालांकि दो नेताओं को जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अकोमोडेट किया है और सीनियर पदों पर रखा है उससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अनुभवी और नए युवा दोनों नेताओं की मिक्स एंड मैच करके टीम बना रहे हैं। उसका भी एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सुदृढ़ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप नीतीश कुमार को इतना कच्चा मत समझिए। जिस तरह से विजेंद्र यादव को और विजय चौधरी को उन्होंने दो महत्वपूर्ण पद सौंपे हैं उससे सिग्नल साफ है कि अनुभवी और युवा दोनों का कॉम्बिनेशन जेडीयू लेके आएगी। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये समझ नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने अपने जो परेशान नेता हैं उनको एकोमोडेट करेगी, उनको खुश करने का काम करेगी। ओनस सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी पर है तो बीजेपी पर है। बीजेपी के सामने परफॉर्म करने की चुनौती है। पहली बार 46 वर्ष में सत्ता मिली है कायदे से, तो परफॉर्म करने की चुनौती है। और दूसरी चुनौती है कि जो नेता, जो उनके नेता विधायक दल के नेता चुने गए हैं वो एनडीए के विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। अब उस आरोप से पूरा ट्रांजिशन होना है, उनकी रीब्रांडिंग होनी है। अभी तक जो उनकी ब्रांडिंग थी एक लड़ाका नेता की थी, टक्कर देने वाले नेता की थी, पगड़ी हम नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश बाबू को नहीं निकालेंगे, इस तरह की जो छवि वाला नेतृत्व था उससे बाहर निकल करके एक परफॉर्मर की गवर्नेंस को उन्होंने ठीक रास्ते पर ले आया। इसको सम्राट चौधरी को
बहुत तेजी से साबित करने की चुनौती उनके पास है और उनको ये साबित करना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे ने बिहार में गवर्नेंस के मॉडल को बदल दिया। और बदला ही नहीं, नीतीश कुमार का जो गवर्नेंस था उससे बहुत आगे लेकर के चले गए। पहली चुनौती तो स्वयं सम्राट चौधरी के पास ये है, और दूसरी चुनौती ये है कि बीजेपी के अंदर जो बगावत है, जो स्वर अभी दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनको कैसे आने वाले दिनों में शांत किया जाए, असंतुष्टों को शांत कैसे किया जाए, ये बड़ी चुनौती है सम्राट चौधरी के सामने में। और इसमें जाहिर है केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ खड़ी रहेगी। अगर सम्राट चौधरी खुद से गलती नहीं करेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उनके पीठ पर एक प्रकार से समझिए कि जादूगर के तरह पीछे में खड़ी रहेगी केंद्रीय नेतृत्व और कहेगी कि आप चिंता मत करिए, अगर कहीं पर कोई असंतुष्टि है तो हम उसको देख लेंगे, हम झेल लेंगे। और फिर आप समझते हैं अमित शाह जी के एक फोन के बाद कोई नेता, किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है जो बगावत करना शुरू करे। लेकिन फिर भी राजनीति है, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। इसलिए चुनौती सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो जो पर्ची या लिस्ट लेकर के आए हैं सम्राट चौधरी, उसमें माथापच्ची सम्राट चौधरी को अपने पार्टी के अधीन ज्यादा करनी है, जेडीयू के अधीन नहीं करनी है। जेडीयू ने तो अपनी सत्ता है, जैसे ही आपने मुख्यमंत्री का पद दिया इसका मतलब है कि सत्ता दे दिया, अब हम सिर्फ साझीदार हैं। हमको अगर जो भी पद दोगे हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और आपका जो कुछ भी दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे हम। अगर आप हमें दबाने की कोशिश करोगे तब हम रिवोल्ट करेंगे, अगर नहीं दबाने की कोशिश करोगे तो हमारी गाड़ी ठीक से चलती रहेगी। लेकिन अगर हमारा हवा निकालने की आप लोगों ने कोशिश की तब हमें दिक्कत होगी। तो जेडीयू इस फॉर्मेट में आ चुकी है। जेडीयू अपने संगठन को मजबूत करने की स्थिति में आ गई है। जेडीयू अपने पार्टी के अंदर ट्रांजिशन कर रही है और इसके लिए कॉम्बिनेशन तैयार कर रही है, सत्ता का हस्तांतरण कर रही है। उस सब पर ठीक तरीके से जेडीयू चलती हुई दिखाई पड़ रही है तत्काल में। भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती है उसमें मोदी और शाह को अभी बहुत ध्यान देना पड़ेगा बिहार को लेकर के। तो जो लिस्ट अभी सम्राट जी लाए हैं वो लिस्ट कितना ठीक है ये मोदी और अमित शाह तय करेंगे, या मोदी और अमित शाह अपने तरफ से लिस्ट दे देंगे। ठीक है, जेडीयू का तो लिस्ट उनके तरफ से आया है, भारतीय जनता पार्टी का ये लिस्ट है। और भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट हो सकता है कि संगठन के तरफ से अमित शाह जी के पास चली गई हो या मोदी जी के पास चली गई हो। तो मोदी जी और शाह जी बोल रहे होंगे सम्राट जी को आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप बस रहिए, ये लिस्ट है इसको देख लीजिए और इसको अपना कौन कौन सा मंत्रालय देंगे ये देख लीजिए, बल्कि हम बता देंगे आपको कि इस व्यक्ति को यह मंत्रालय दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका बड़ी हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी और शाह की तो है ही है। तो जो लिस्ट लाए हैं उसका बहुत महत्व नहीं है, जो लिस्ट बीजेपी के रेफरेंस में बनेगा उसी का महत्व है। तो अभी पर्ची निकलना बाकी है। यह जरूर है कि जेडीयू का प्राथमिक लिस्ट पहुंचा होगा, उस पर मंत्रणा हो रही होगी जेडीयू के अधीन, और जेडीयू की जो आखिरी लिस्ट आएगी वही फाइनल होगा। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी जब सम्राट जी लौटेंगे और वहां जब मीटिंगों का दौर शुरू होगा तो क्या क्या अंदर की बात है ये हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।